हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रशांत और आज आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें मैंने अपने प्रीवियस क्लास के अंदर 31 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। 31 क्वेश्चंस को मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बनाया हुआ है। पार्ट वन के अंदर जो है वो लगभग 20 क्वेश्चंस हैं और पार्ट 2 के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट 11 क्वेश्चंस हैं। तो इस तरीके से 31 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया हुआ है पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर। आज की वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट की एई की, एसटी किसी स्टेट के एई सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो, तो आप जो है मेरे इस साथ जुड़ सकते हो, मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हो, जिसमें आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी प्रकार की रिक्रूटमेंट रिलेटेड विद सिविल इंजीनियरिंग की कोई भी रिक्रूटमेंट यदि आती है तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी आपको मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स में और क्वेश्चन नंबर 32 को डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 कुछ इस प्रकार से, ए बीम ऑफ द लेंथ एल इज़ फिक्स एट द बोथ एंड। एक बीम जो है जिसकी एल लेंथ है और दोनों तरफ वो फिक्स है, कैरी अ टू कंसनट्रेटेड लोड ऑफ डब्ल्यू एट ईच डिस्टेंस ऑफ L/3 फ्रॉम द बोथ द एंड। दोनों एंड से L/3 डिस्टेंस पर डब्ल्यू का जो है कंसनट्रेटेड लोड लग रहा है। द फिक्स एंड मोमेंट एट ए पर फिक्स एंड मोमेंट कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो फिक्स एंड मोमेंट को जानने के लिए हम लोग जो हैं काफ़ी सारे मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मेथड डिस्कस किया गया है बाय द प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो आइए देखते हैं कि इस प्रकार से कोई कंडीशन है, हमारे पास एक फिक्स बीम है। फिक्स बीम के ऊपर हमें पता है कि मोमेंट जनरेट होता है। फिक्स बीम क्या होता है? तो ऐसी बीम जो दोनों दोनों सपोर्ट जो है उसके फिक्स सपोर्ट होते हैं, उसको हम लोग फिक्स बीम बोलते हैं। फिक्स बीम में 3 रिएक्शन आता है, एक वर्टिकल आता है, एक हॉरिजेंटल आता है और एक मोमेंट जनरेट होता है। तो क्वेश्चन में हमें फिक्स एंड मोमेंट ही निकालना है और वो ए सपोर्ट के ऊपर हमें फिक्स एंड मोमेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं इसका डिटेल सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आइए अब सॉल्यूशन को देखते हैं। तो हमने यहाँ पे सुपर पोजिशन के माध्यम से इसको हमने बीम को ब्रेक कर दिया हुआ है। बीम को जैसे तुम ब्रेक करोगे तो एक लोड W1 और दूसरा लोड W2, यहाँ पे W1 से L/3 डिस्टेंस पे और इधर W1 से L/3 डिस्टेंस, मतलब कि ए सपोर्ट से W जो है वो L/3 डिस्टेंस पे लग रहा है, सेकेंड सपोर्ट से W जो है वो L/3 डिस्टेंस पे लग रहा है। दोनों को हमने ब्रेक किया है। तो मोमेंट जो है वो M1 प्लस M2 जितना होगा। तो मोमेंट M1 कितना होगा वो कैलकुलेट करते हैं। M1 मोमेंट कितना होगा वो कैलकुलेट करते हैं। तो W इंटू L/3 इंटू 2L/3 द होल स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर प्लस M2 मोमेंट कितना होगा? तो W इंटू 2L/3 मीन्स हमें जो है मोमेंट इस सपोर्ट पे निकालना है यहाँ पे। तो जो है मोमेंट कैसे कैलकुलेट किया है? तो लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हमें जो है मोमेंट मिला हुआ है। तो W इंटू L/3, ओके, 2L/3 द होल स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ओके। यूनिट मोमेंट जब हमारे पास कोई भी बोल सकते हैं आप कंसनट्रेटेड लोड, और जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक W लग रहा है, ये A है और ये B है, तो उसका जो मोमेंट है वो कैसे होता है? तो WAB स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, लाइक दिस, WAB स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। और इसकी वजह से क्या होगा? तो W यहाँ पे A जो है ये हो जाएगा WAB स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, लाइक दिस, ओके। चलिए, तो आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो कि जो मोमेंट है वो फिक्स एंड मोमेंट जनरेट हुआ है। M1 जो है उसका फिक्स एंड मोमेंट है और ये M2 जो है उसका फिक्स एंड मोमेंट है। दोनों को प्लस कर दिए हैं तो W 4L/27 प्लस 2L/27 सॉल्व करेंगे तो आंसर इज 2WL/9 और माइनस ऑफ 2WL/9, ठीक है। दूसरे मेथड से भी हम यहाँ पे देख पाते हैं बाय द मोमेंट एरिया मेथड से देखते हैं। तो हमारे पास सपोर्ट A है जो फिक्स है, सपोर्ट B है वो भी फिक्स है,
P पॉइंट लोड लग रहा है L/3 पे, P पॉइंट लोड लग रहा है L/3 पे। तो मोमेंट एरिया मेथड में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो फिक्स सपोर्ट है उसको सिंपली सपोर्टेड कंसीडर कर लेते हैं, फिक्स सपोर्ट को सिंपली सपोर्टेड कंसीडर करते हैं, और उसके बाद फिक्स एंड मोमेंट जो है उसका एरिया, और एरिया ऑफ ये फिक्स एंड सिंपली सपोर्टेड जो बीम बना हुआ है उसकी एरिया, उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, और उसकी एरिया प्लस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ दिस फिक्स एंड मोमेंट की एरिया, और दोनों को इक्वल करेंगे तो हमें जो है फिक्स एंड मोमेंट मिलेगा। आइए देखते हैं M/EI डायग्राम बाय द सुपरपोजिशन। M/EI डायग्राम कैसे बनेगा, तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम के कारण ये दोनों सिंपल सपोर्ट है, इसीलिए यहाँ पे मोमेंट जीरो हो जाएगा। यहाँ पे WL/3 और WL/3 का जो है वहाँ पे मोमेंट जनरेट होगा, तो WL/3EI WL/3EI दोनों का मोमेंट जनरेट होगा। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो बेंडिंग मोमेंट है यदि पॉइंट लोड होता है तो इंक्लाइंड लगता है, बीच में कोई भी लोड नहीं रखता है तो हॉरिजॉन्टल मतलब कि लीनियर आता है, और उसके बाद इंक्लाइंड हो जाता है। तो ये हमारा जो है सिंपली सपोर्टेड बीम की वजह से बेंडिंग मोमेंट बना, और ये फिक्स एंड मोमेंट की वजह से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना है। अब दोनों की एरिया का समेशन इज इक्वल टू 0 करेंगे फ्रॉम द मोमेंट एरिया मेथड, θ/AB इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल तो 1/2 PL/3EI इंटू L/3 इंटू 2 1/2 W बेस इंटू हाइट करते हैं ना, ट्राइंगल है, ट्राइंगल के एरिया हमें पता है, ध्यान से देखिएगा, ट्राइंगल है ये, और ये जो हाइट है हमारे पास PL/3EI है, PL/3EI है। तो क्या हो जाएगा 1/2 W PL/3EI इंटू L/3। ओके, और ये दो ट्राइंगल है तो मल्टीप्लाई 2 कर दिया, तो ये आपको समझ में आया होगा। और उसके बाद ये रेक्टेंगल के अंदर लगा दीजिए फॉर्मूला B/L माइनस ऑफ MI/EI। इसको सॉल्व करेंगे तो M की जो वैल्यू है हमें मिल जाएगी 2PL/9 और माइनस ऑफ 2PL/9। तो इस तरीके से समझ में आया होगा आपको। सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था क्वेश्चन, और इसमें हम लोग ज़्यादा करके मोमेंट एरिया मेथड आप लगाएं तो बेटर रहेगा। मोमेंट एरिया मेथड से हम लोग फिक्स एंड मोमेंट आसानी से निकाल सकते हैं। फिर से एक बार मैं मोमेंट एरिया मेथड का मैंने काफ़ी सारा वीडियो बनाया हुआ है, तो आप जो है देख सकते हैं कि एनालिसिस ऑफ फिक्स बीम बाय यूजिंग मोमेंट एरिया मेथड, तो उसका ये भी कंडीशन हमने डिस्कस किया हुआ है वहाँ पे, तो आप पूरे बोर्ड पे मैंने लिख के बताया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ मास m एट द एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ मास m एट द एंड ऑफ द कैंटिलीवर बीम of negligible mass with the usual notation will be natural frequency of mass m at the end of the cantilever beam। तो ये आपका एक कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम क्या होता है, यदि वन एंड फिक्स होती है अदर एंड फ्री होता है तो उस बीम को हम लोग कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। वन एंड फिक्स अदर एंड फ्री, तो फ्री एंड पे हमारे पास एक मास है, और ये इसकी जो स्टिफनेस है उसको स्टिफनेस जो है वो K दे दिया है। ओके, तो स्टिफनेस ऑफ द बीम क्या हो जाएगा, स्टिफनेस ऑफ द बीम क्या हो जाएगा 3EI/L3। कैसे आए ये, तो स्टिफनेस हमें पता है कि डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू स्टिफनेस K इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन P/डेल्टा होता है, P/डिफ्लेक्शन होता है। तो डिफ्लेक्शन जो है पॉइंट इस मोमेंट की वजह से क्या हो जाएगा, मोमेंट है या फिर इसको आप मास बोलिए तो WL3/3EI आता है, WL3/3EI। तो W जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो स्टिफनेस ऑफ द बीम जो है वो 3EI/L3 आ जाएगा आपका। इसके बाद नेचुरल फ्रीक्वेंसी का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ K/M। 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ, नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ K/M। 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ K/M। तो K की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है, K की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दीजिए, तो 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ 3EI/ML3। ओके, तो ये आपका मिलता है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर है। कैसे मिला आप चेक कर पा रहे हैं कि एक ही फॉर्मूला है नेचुरल फ्रीक्वेंसी का 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम, और के की वैल्यू जो है के की वैल्यू कैसे निकाला हमने, स्टिफनेस इज इक्वल टू पी अपॉन डेल्टा से। डेल्टा डिफ्लेक्शन होता है कैंटिलीवर बीम है, उसके ऊपर पॉइंट लोड लग रहा है तो उसका डिफ्लेक्शन डेल्टा इज इक्वल टू WL³ अपॉन 3EI आता है, WL³ अपॉन 3EI आता है डिफ्लेक्शन। तो वहाँ से आपने स्टिफनेस निकाला और स्टिफनेस की वैल्यू जो है इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में पुट कर दिया। नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, सिंपल ऑसिलेटर अंडर द आइडियलाइज कंडीशन ऑफ नो डैम्पिंग one existed with oscillate indefinitely with constant amplitude at its natural frequency f will be। अब आपके पास ये जो है डैम्प कंडीशन और अनडैम्प कंडीशन आपने अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ा होगा। डैम्प कंडीशन और अनडैम्प कंडीशन के बारे में डायनेमिक एनालिसिस जब हम लोग करते हैं तो उसके अंदर जो है इस तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो सिंपल ऑसिलेटर अंडर आइडियलाइज कंडीशन ऑफ नो डैम्पिंग, वहाँ पे कोई भी डैम्पिंग नहीं हो रहा है। वन एग्जिस्टेड विथ ऑसिलेट इंडिपेंडेंटली विथ अ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है उसकी पूछिए। फॉर द अनडैम्प फ्री वाइब्रेशन, अनडैम्प फ्री वाइब्रेशन के लिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी की जो फॉर्मूला होती है 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम। सेम एज इट इज़, जैसे जो भी हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला देखा था 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा फॉर द अनडैम्प फ्री वाइब्रेशन के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ए केबल कैरिंग ए लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन पर मीटर। एक केबल है उसके ऊपर लोड लग रहा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर ऑफ हॉरिजेंटल स्पान is stretched between the support of 100 meter apart. If the support are at the same level and the central dip of 8 meter, the ratio of the greatest and the least tension in the cable will be। एक केबल है, उस केबल के ऊपर जो है 10 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लग रहा है। तो ये जो यूडीएल है वो 10 किलो न्यूटन पर मीटर का लग रहा है। इज स्ट्रेच बिटवीन द सपोर्ट ऑफ 100 मीटर अपार्ट, मतलब ये डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर का है। इफ़ द सपोर्ट आर एट द सेम लेवल एंड सेंट्रल डिप ऑफ 8 मीटर, ये HC जो है सेंट्रल डिप जो है 8 मीटर की है। द रेशियो ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट टेंशन ऑफ द केबल, तो टेंशन T मैक्सिमम इज इक्वल टू एट द सपोर्ट, सपोर्ट के ऊपर मैक्सिमम टेंशन कितना होगा, तो अंडर रूट ऑफ WL/2 द होल स्क्वायर प्लस WL² का होल स्क्वायर। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो वर्टिकल डायरेक्शन आएगा, ये जो है W लोड लग रहा है और L डिस्टेंस है, तो वर्टिकल डायरेक्शन जो आएगा वो WL/2 और WL/2 आ जाएगा। हॉरिजेंटल की बात करें तो हॉरिजेंटल जो है वो WL²/8H और WL²/8H जितना आएगा। टाउ मैक्सिमम निकालना है तो इस हॉरिजेंटल और वर्टिकल का अंडर रूट ले लीजिए, रिजल्टेंट निकल जाएगा। तो रिजल्टेंट जो है अंडर रूट ऑफ WL/2 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में WL²/8H का होल स्क्वायर। T मिनिमम एट द मिड के ऊपर T मिनिमम जो होगा वो H इज इक्वल टू WL²/8H आएगा। टाउ मैक्सिमम अपॉन टाउ मिनिमम का फॉर्मूला जो है लगा दीजिए। तो जैसे आप टाउ मैक्सिमम और टाउ मिनिमम का लगाएंगे, टाउ मिनिमम जो है वो WL²/8H आ गया। टाउ मैक्सिमम जो है वो हमें जो है इस रिजल्टेंट से पता चलेगा, उस रिजल्टेंट से हमने कैलकुलेट किया तो इतना मिल रहा है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो H²/L² की वैल्यू जो है बहुत लीस्ट होती है, इसके लिए उसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे। ओके, तो टाउ मैक्सिमम अपॉन टाउ मिनिमम इज इक्वल टू 1 + 8 इज लाइक दिस। आपको ऑलमोस्ट 1 के नियरेस्ट आ रहा है, 1.0512। तो आंसर जो है वो ए हो जाएगा। केबल से क्वेश्चन था, मतलब ये एनालिसिस का क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर एनालिसिस का क्वेश्चन है, केबल से क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, ए केबल इज सस्पेंडेड बिटवीन द 2.75 मीटर अपार्ट एट द सेम लेवल। वापस से केबल का एक क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट के बीच में इसको सस्पेंडेड किया गया, उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 75 मीटर है।
इट कैरी अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 12.5 किलो न्यूटन, उसके ऊपर 12.5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है पर हॉरिजॉन्टल मीटर। इफ़ द मैक्सिमम टेंशन इन द केबल इज लिमिटेड टू 1000 किलो न्यूटन, द मिनिमम सेंट्रल डिप्थ विल बी, मिनिमम सेंट्रल डिप्थ आपको निकालनी है। सेम क्वेश्चन, टाउ मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8h का होल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू एल बाई 2 द होल स्क्वायर, neglecting the magnitude of WL by 2 as compared to WL square upon 8h। तो WL square upon 8h मैक्सिमम दिया है वो 1000 किलो न्यूटन, H की वैल्यू हमें जो है कंसिडर कर लेनी है, H की वैल्यू निकल जाएगी। W आपको दिया हुआ है, L आपको दिया हुआ है, H आपको निकालना है और T मैक्सिमम दिया है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये जो है इसका रिजल्टेंट आएगा। ये वाली वैल्यू जो है बहुत ही लेस होती है, इसके लिए उसको निगलेक्ट कर दिया है। तो टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू WL स्क्वायर अपॉन 8h, टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू WL स्क्वायर अपॉन 8h। तो सेंट्रल डिप्थ H की वैल्यू जो है वो 10 मीटर आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। ए टाई बार ऑफ 50 mm बाई 8 mm, एक टाई बार है जिसका डायमेंशन जो है वो 50 mm बाई 8 mm दिया हुआ है, इज टू बी कैरी अ लोड ऑफ 80 किलो न्यूटन, उसके ऊपर 80 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। ए सस्पेंशन ऑफ सेम क्वालिटी स्टील ऑफ ए क्रॉस सेक्शन एरिया इज 250 mm स्क्वायर, मैक्सिमम लोड इज 125 किलो न्यूटन कैरीड बाय द स्पेसिमेन, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन द डिज़ाइन विल बी। एक टाई बार है जिसका डायमेंशन हमें दिया है और टू कैरी ए लोड ऑफ 80 किलोमीटर, मतलब वो 80 किलोमीटर का लोड जो है वो ले सकता है। ए स्पेसिमेन ऑफ द सेम क्वालिटी स्टील क्रॉस सेक्शन एरिया इज 250 mm स्क्वायर। अब सेम क्वालिटी का एक स्पेसिमेन जिसकी एरिया 250 mm स्क्वायर दी हुई है, मैक्सिमम लोड उसके ऊपर जो है 125 किलोमीटर कैरी कर रहा है। तो हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेके चलना पड़ेगा डिज़ाइन के अंदर। तो डिज़ाइन के अंदर जब कभी भी आप डिज़ाइन करोगे तो यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील कितना होता है, तो मैक्सिमम लोड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, यील्ड स्ट्रेंथ आपको निकल के मिल जाएगा। मैक्सिमम लोड जो है स्टील के ऊपर 125 किलोमीटर का लग रहा है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 250 दिया हुआ है, तो वहाँ से हमें जो है इसकी यील्ड स्ट्रेंथ मिल जाएगी 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर हमें मिल गया। वर्किंग स्ट्रेस जो है 80 किलो न्यूटन का उसके ऊपर लोड लग रहा था, 50 × 8 करेंगे तो वहाँ से वर्किंग स्ट्रेस मिल जाएगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन वर्किंग स्ट्रेंथ। सिंपल फार्मूला है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो क्या होता है, यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन वर्किंग स्ट्रेंथ। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है 2.5 का आ रहा है। याद रखिएगा दोस्तों, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फार्मूला कभी कभी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन वर्किंग स्ट्रेंथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। हैंगर कंडीशन आर मेड व्हेन, हैंगर कंडीशन आर मेड व्हेन। आंसर डायरेक्ट हम लोग इसका देखेंगे, हैंगर कंडीशन कब बनता है, तो आंसर इज ए, बीम एज वेल एज ए गर्डर इज मीटिंग एट द डिफरेंट लेवल। जब कभी भी बीम और गर्डर भी एक प्रकार की बीम होती है, मतलब कि दो बीम एक दूसरे के साथ एक ही लेवल पे मिल रही है, एट द डिफरेंट लेवल, सॉरी, जब दो बीम एक दूसरे के साथ, दो बीम जो है एक दूसरे के साथ अलग अलग लेवल पर मिलते हो, अ प्लेट और हैंगर इज इंटरपोज बिटवीन द बीम एंड द गर्डर एंड फाइनली इंटरकनेक्टेड बाय द मीन्स ऑफ द एंगल, क्लीट, बोल्ट और द रॉड। तो जब कभी भी बीम जो है बीम और गर्डर अलग अलग लेवल पर मिलते हों तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे हैंगर कनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 39। स्प्लाइसिंग ऑफ ए कॉलम, दिस इज क्वेश्चन ऑफ द फ्रॉम द स्टील का क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चन भी स्टील का था। स्प्लाइसिंग ऑफ ए कॉलम बिकम नेसेसरी व्हेन, आंसर इज ए, एवरेज लेंथ ऑफ द स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन इज लेस देन द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द कॉलम। स्ट्रक्चरल स्टील का सेक्शन जो है कॉलम के रिक्वायर्ड लेंथ से कम होगा तो उस कंडीशन को स्प्लैशिंग ऑफ कॉलम जो है देना जरूरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। ए टाई बार ऑफ 50 mm by 8 mm is carry a load of the 80 kilo Newton. A specimen of the same quality steel of the cross section is 250 mm square. If the maximum load carried by the specimen is 125 kN, the gauge length will be.
सेम क्वेश्चन है दोस्तों, गेज लेंथ। क्वेश्चन तो सेम है प्रीवियस क्वेश्चन, बट इसमें क्वेश्चन में आंसर जो है पूछा अलग है। तो गेज लेंथ का फॉर्मूला होता है 5.65 अंडर रूट ए जो है वो एरिया होती है टाई बार की। टाई बार का एरिया जो है वो 5.65 अंडर रूट ऑफ 50 इंटू ए कर दिया है, तो 113 mm जो है वो आ रहा है। आंसर इज सी। गेज लेंथ का फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखना है, गेज लेंथ का 5.65 अंडर रूट ऑफ ए जो है वो एरिया है जिसके ऊपर लोड जो है लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग इम्परफेक्शन। कॉलम की स्ट्रेंथ जो है किसके ऊपर डिपेंड करती है? कॉलम की स्ट्रेंथ, तो मटेरियल बीइंग आइसोट्रॉपिक एंड होमोजीनियस, जियोमेट्रिक वेरिएशन ऑफ द कॉलम, इसेंट्रिसिटी ऑफ द लोड। तो इसेंट्रिसिटी के ऊपर तो डिपेंड करेगी ही करेगी, जियोमेट्री के ऊपर भी डिपेंड करेगी, मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो आंसर इज बी 2 and 3 ओनली। स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम, कॉलम की स्ट्रेंथ जो है वो कॉलम का शेप कैसा है, कॉलम की जो क्रॉस सेक्शन कैसी है, उसका ज्योमेट्रिक वेरिएशन कितना हो रहा है, और इसेंट्रिसिटी ऑफ लोड, लोड जो है कहाँ पे लग रहा है, एक्सियल लोड लग रहा है कि इसेंट्रिक लोड लग रहा है, तो उसके ऊपर कॉलम की स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करेगी। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फेलियर ऑकर इन ए बीम कॉलम कनेक्शन। बीम कॉलम कनेक्शन में किस प्रकार का फेलियर देखने को मिलता है? आंसर इज बी 1, 3 and 4 स्टेटमेंट आर करेक्ट। मतलब 1, फेलियर बाय द लेटरल टोर्जनल बकलिंग, ओके, कॉलम के अंदर बकलिंग हो सकता है, बीम कॉलम कनेक्शन के अंदर टोर्सनल लेटरल टोर्सनल बकलिंग हो सकता है। आंसर इज थर्ड, फेलियर बाय द कंबाइंड ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग ऑन द टोर्सनली वीक सेक्शन। क्वेश्चन स्टेटमेंट 4, फेलियर बाय कंबाइंड ट्विस्टिंग एंड द बेंडिंग when the plate of the bending does not contain the shear center। तो इस तरीके से 3 स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया है, आप चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। देख लेते हैं हम लोग। द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द कंबाइंड बेंडिंग एंड द एक्सियल लोड अलॉन्ग विद द लाइकली मोड ऑफ द फेलियर एग्जिस्ट। एक्सियल कंप्रेशन एंड द बेंडिंग अबाउट वन एक्सिस, फेलियर बाय इंस्टेबिलिटी इन द प्लेन ऑफ बेंडिंग एंड द बेंडिंग विदाउट द ट्विस्टिंग। Axial compression and bending about the strong axis, failure by the lateral torsional buckling। स्ट्रॉन्ग एक्सिस के अबाउट जो है एक्सियल कंप्रेशन और बेंडिंग हो रहा है, तो फेलियर जो है लेटरल टोर्सनल के कारण होगा। एक्सियल कंप्रेशन एंड द बाई एक्सियल बेंडिंग, यदि एक्सियल कंप्रेशन लग रहा है और बाई एक्सियल बेंडिंग लग रहा है, तो फेलियर बाई इनस्टेबिलिटी इन वन ऑफ द प्रिंसिपल डायरेक्शन। तो आप जो है इसको कम्प्लीटली स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, इन डिज़ाइन ऑफ द बीम कॉलम द वैल्यू ऑफ द प्लास्टिक सेक्शन रेशियो बीटा बी इज 1, प्लास्टिक सेक्शनल मॉडुलस जेड पी जेड इज इक्वल टू दिस, यील्ड स्ट्रेस एफ वाई 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर, क्रिटिकल मोमेंट एम सी आर दे दिया है, द नॉन डायमेंशनल लेटरल टोर्सनल सिलेंडरनेस रेशियो विल बी। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, नॉन डायमेंशनल लेटरल टोर्सनल सिलेंडरनेस रेशियो डेल्टा एल टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बीटा जेड एफ वाई अपॉन एम सी आर, अंडर रूट ऑफ बीटा जेड एफ वाई अपॉन एम सी आर। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों, फार्मूला जो है आपको याद होना चाहिए, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही। तो नॉन डायमेंशनल लेटरल टोर्सनल स्टिफनेस सिलेंडरनेस रेशियो लेमडा एल टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बीटा बी जेड पी इंटू एफ वाई अपॉन एम सी आर अंडर रूट ऑफ। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर मिलता है 0.242। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, एज पर द इंडियन रेलवे बोर्ड द इम्पैक्ट फैक्टर आई, also known as coefficient of dynamic argument CDA in a steel girder for the single track span is। Answer A is right है, 0.15 plus 8 upon 6 plus L should not be greater than 1 0.158 upon 6 plus L। Next question, as per the
as ISHB 300 with the plastic section modulus is 921.68 into 10 की power 3 mm cube. Flange width of the 250 mm. Yield stress आपको दिया हुआ है 250 न्यूटन पर mm square is embedded in the pocket base to develop its strength with M25 concrete in the design of the beam column. The required depth will nearly be equal. एक इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम ISHB आपको दिया हुआ है और प्लास्टिक सेक्शन के लिए डेप्थ जो है डेप्थ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ FYZP अपॉन 0.164 FCK इंटू B. प्लास्टिक सेक्शन फॉर द प्लास्टिक सेक्शन D इज इक्वल टू डेप्थ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ FYZP अपॉन 0.164 FCK इंटू B. तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आ रहा है 475 mm. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्वेश्चन नंबर 46, इन ए बीम कॉलम और इसेंट्रिक लोडेड कॉलम इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस इन द कंप्रेशन FC विल बी. इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस तो पाई स्क्वायर E अपॉन लेमडा L स्क्वायर. फॉर E इज अ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, लेमडा इज अ स्लेंडरनेस रेशियो. सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास PE मतलब यूलर्स लोड जो होता है पाई स्क्वायर EA अपॉन लेमडा स्क्वायर होता है, पाई स्क्वायर EA अपॉन लेमडा स्क्वायर होता है. और एरिया जो है PE अपॉन एरिया कर लीजिए इज इक्वल टू पाई स्क्वायर E अपॉन लेमडा स्क्वायर, और PE अपॉन ए जो है वो स्ट्रेस हो जाएगा. तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्रिटिकल स्ट्रेस, इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस जो है वो पाई स्क्वायर E अपॉन लेमडा स्क्वायर, पाई स्क्वायर E अपॉन लेमडा स्क्वायर बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47. स्क्वायर साइड A is placed such that its diagonal is horizontal. शेप फैक्टर ऑफ द स्क्वायर विल बी. एक स्क्वायर को इस तरीके से रखा गया है कि इसका डायगोनल जो है वो हॉरिजेंटल पे है, तो इसका शेप फैक्टर हमें निकालना है. चलिए आइए डिटेल में देखते हैं शेप फैक्टर क्या होता है. तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन है. शेप फैक्टर जो है वो ZP अपॉन ZE होता है. ZP जो है वो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस और ZE जो है वो इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस होता है. तो ZP इज इक्वल टू A अपॉन 2 Y1 प्लस वाई बार 1 अपॉन 2 A अपॉन रूट 2 इंटू अंडर रूट 2A ब्रैकेट में A अपॉन रूट 2 अपॉन 3 प्लस A अपॉन रूट 2 अपॉन 2. तो ये जो है आपका प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस होता है. ZP जो है वो A की पावर 3 अपॉन 3 रूट A मिल रहा है हमको. ZE जो है वो IXX अपॉन वाई मैक्स, तो स्क्वायर सेक्शन है तो IXX को A की पावर 12 हो जाएगा. वाई मैक्स जो है वो A अपॉन अंडर रूट 2 हो रहा है. इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस जो है वो A की पावर 3 अपॉन 6 अंडर रूट A हो गया. शेप फैक्टर जो है वो हमारे मिलता है 2. शेप फैक्टर जो है वो हमें 2 मिलता है. तो याद रखिएगा जब किसी स्क्वायर को डायगोनल के बेस उसका डायगोनल जो है उसका हॉरिजेंटल है, एक स्क्वायर सेक्शन है जिसका डायगोनल जो है वो हॉरिजेंटल है, तो उसका शेप फैक्टर जो है हमें 2 मिलता है. क्वेश्चन नंबर 48. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट अजम्पशन मेड इन द इवोल्यूशन ऑफ फुल्ली प्लास्टिक मोमेंट. फुल्ली प्लास्टिक मोमेंट के लिए इसमें से कौन सा एजम्पशन जो है बिल्कुल सही है. ऑप्शन बी सही है. द मटेरियल इज होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक इन बोथ इलास्टिक एंड द प्लास्टिक स्टेट. मतलब मटेरियल जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो होमोजीनियस होना चाहिए. होमोजीनियस मतलब कि सभी प्रॉपर्टी जो है सब सेम होनी चाहिए सभी डायरेक्शन में. आइसोट्रॉपिक जो है हर एक डायरेक्शन में हर एक पॉइंट पे उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 49. एज पर IS 456/2000 cracking of the concrete in the tension zone cannot be avoided but can be limited by. ऑप्शन ए सही है 1 and 2. adhering the codal requirement of minimum steel area and proper and prolonged curing of the concrete. Increasing the water cement ratio will reduce the strength of the concrete. This may lead to the cracking of the concrete on the tension side. यदि वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाओगे स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगा. वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाओगे तो स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगा, जिसके कारण से कंक्रीट के अंदर क्रैकिंग जो है वो बढ़ सकती है. तो प्रॉपर क्योरिंग करना है और मिनिमम स्टील एरिया प्रोवाइड कर सकते हैं हमें जो है कंक्रीट को टेंशन जोन में क्रैकिंग से बचाना हो. तो
क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन आर मेड विथ रिस्पेक्ट टू यूलर्स थ्योरी अप्लाइड टू द कॉलम। कॉलम के लिए जो यूलर्स थ्योरी अप्लाइड होती है उसके लिए कौन सा एजम्पशन लिया गया था। द सेक्शन ऑफ द कॉलम इज यूनिफॉर्म, सही है। द लेंथ ऑफ द कॉलम इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द लेटरल डायमेंशन। डायरेक्ट स्ट्रेस इज लार्ज व्हेन कंपेयर टू द बेंडिंग स्ट्रेस, ऑप्शन डी सही है 1 एंड 2। डायरेक्ट स्ट्रेस इज स्मॉल एज कंपेयर टू द बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा होगा, डायरेक्ट स्ट्रेस जो है वो कम होगा। तो सबसे पहले कॉलम का सेक्शन यूनिफॉर्म रखना था। उसके बाद लेंथ ऑफ द कॉलम इज़ वेरी लार्ज, कॉलम का लेंथ बहुत ज़्यादा होगा जिससे कि एज कम्पेयर टू लेटरल डायमेंशन के कंपेरिजन में। क्वेश्चन नंबर 51, ए रेक्टेंगुलर बीम बी इज इक्वल टू 200 mm, इफेक्टिव डेप्थ डी जो है वो 300 mm है, इज सब्जेक्टेड टू द लिमिट शियर स्ट्रेस ऑफ 80 किलो न्यूटन, टॉर्सनल मोमेंट जो है वो 6 किलो न्यूटन है। इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ द शियर विल बी, इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ शियर इज इक्वल टू वी यू प्लस 1.66 इंटू टी यू अपॉन बी। वी यू जो है वो शियर है सब्जेक्टेड टू द लिमिट स्टेट ऑफ शियर 80 किलो न्यूटन, 1.6 इंटू टॉर्सनल मोमेंट जो है वो 6 किलो न्यूटन इंटू मीटर दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई बी। बी जो है विड्थ हो गया आपको 200 mm की दी हुई है। तो सॉल्व करेंगे इसको, 80 प्लस 1.6 इंटू 6 अपॉन 0.2, तो आंसर आ रहा है 128 किलो न्यूटन, 128 किलो न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, एज पर IS 456 द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेन इन द कॉन्क्रीट इन द एक्सियल कंप्रेशन 0.002, एक्सियल कंप्रेशन दे दिया हो तो 0.002 और एक्सट्रीम फाइबर दिया हो तो 0.0035। एज पर IS 456 पेज 39 वन मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेन इन द एक्सियल कंप्रेशन इज 0.002। Next question, the positive bending moment coefficient at the middle of the end of the continuous one way slab will be, positive bending moment coefficient. So the maximum bending moment dead load जो है coefficient of dead load 1/12, coefficient of live load 1/10, at the middle of the end span maximum bending moment is WL/2 plus WD/12 into L square, WL/2 इंटू WD/12, मतलब लाइव लोड अपॉन 10 प्लस डेड लोड अपॉन 12 इंटू L स्क्वायर। तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, ये भी IS कोड का है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द जनरल डिज़ाइन रिक्वायरमेंट ऑफ द रिटेनिंग वॉल, रिटेनिंग वॉल के लिए डिज़ाइन रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, तो देखते हैं ध्यान से। एज पर द IS 456 क्लाउज नंबर 20.1, फैक्टर ऑफ द सेफ्टी अगेंस्ट द स्लाइडिंग 1.5 लेते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट द ओवर टर्निंग 1.5 लेते हैं, बियरिंग प्रेशर एट द टॉय शुड बी लेस देन द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, लेंथ ऑफ द RW रिटेनिंग वॉल इज ग्रेटर देन द 10 मीटर इन वन गो। तो आंसर बी जो है उसका सही होगा। बी के अंदर कितने स्टेटमेंट है, 1, 3 एंड 4। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट द स्लाइडिंग शुड बी एटलीस्ट 1.5, बियरिंग प्रेशर एट द टॉय शुड बी लेस देन द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, लेंथ ऑफ द रिटेनिंग वॉल टू बी कास्टेड इन वन गो इज नॉट एग्जिट द 10 मीटर अदरवाइज क्रैक्स में डेवलप। तो तीनों सही स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ efficient functioning in the design for the movement joint of water tank? Answer A is correct. The joint, answer A is correct means 1, 2 and 3 statement is correct. The joint should accommodate the repeated movement of the structure without the loss of the water tightness. The design should be provide the exclusion of the grit and the debris which would prevent the closing of the joint. And the third is material used in the construction of the movement joint should not slump unduly in the hot water or become brittle in the cold water. चलिए
तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे करते हैं समाप्त। क्वेश्चन नंबर 55 तक हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।